SVM सीनियर सेकेंडरी स्कूल पीलीबंगा के इस YouTube चैनल पर मैं राजेंद्र सिंह आप सबका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, अपने टॉपिक चल रहा था साहित्य का रूप कविता। इस टॉपिक के अंतर्गत हमने यानी कि कविता के अर्थ व परिभाषा पे चर्चा कर ली थी। हमने कविता की प्रकृति से संबंधित आज चर्चा करनी है। सो पंजाबी लहजे में अपनी इसकी शुरुआत करते हैं। प्यारे बच्चों, अज असीं वेखने हैं कविता दे तत्त, किन्ना तत्तां दे सुमेल नाल कविता दी सिरजना हुंदी है। देखो, इस तो पहला असीं अर्थ परिभाषा ते चर्चा कर चुके हाँ, एक बार असीं रिपीट करिए। देखो, अर्थ विच असीं वेख्या कि कविता किसनूं आखदे हन कि कविता जज्बिਆਂ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਅਤੇ ਵਲਵਲਿਆਂ ਦਾ ਬੇਰੋਕ ਉਛਾਲਾ ਹੈ। कविता विच सुर लै ताल कल्पना ये सारिया चीज़ों का सुमेल हुंदा है। इस तो अलावा असी कुछ परिभाषा वेखियां, जिवें प्रोफैसर पूर्ण सिंह वर्गे विद्वान की आखते हैं कि कविता रूहां दी बोली है। साध मन विचों जो बोल निकलते हैं वो कविता है। या उन्होंने ये भी कहा है कि प्यार विच मोए बंदियां दे मिठे बचन वो कविता है। इसे तरह असी पढ़िया सी कि कार्लाइल कविता नूं एक गाउंदा जज्बा कहता है। संगीत भरपूर विचारां नूं भी वो कविता आखदा है। इसे तरह मैथ्यू आर्नल्ड ने कहा सी कि कविता तो जीवन की पड़चोल है। सो असी परिभाषा अर्थ ते चर्चा कर चुके सी। हुण कविता की जो प्रकृति है एक किन्ना तत्तां दे सुमेल नाल एक कविता पूर्ण कविता बनती है, उस ते चर्चा करते हैं। सो सब तो पहला प्यारे बच्चों, असी पहला जो तत्त वेखते हाँ, असी कह सकते हाँ काव भाषा। सब तो पहला कविता का जो तत्त है, सब तो जो जरूरी लाजमी महत्वपूर्ण है, वो है काव्य भाषा। प्यारे बच्चों, काव्य भाषा भाषा है जो वो की है कविता दी सिरजना का कच्चा मसाला असी कह सकते हाँ। जिवें असी कह सकते हाँ कि चित्रकार जो हुंदा है वो रंगां नाल किसी चित्र नूं बनाउंदा है। रंग कच्चा मसाला है किसी चित्र नूं बनाउण दा। उस तरह जो कविता की सिरजना है वो भाषा नाल हुंदी है, ते कविता की भाषा जिहड़ी हुंदी है वो कावक हुंदी है। उसकी विशेषता हुंदी है। की विशेषता हुंदी है उस ते असीं चर्चा करने आ। देखो प्यारे बच्चों, जिहड़ी आम बोलचाल की बोली है, कवि है जो वो आम बोलचाल की जो बोली है उसे नूं ही की करता है, व्योतबंद करता है। तो आम जो बोलचाल दी प्यारे बच्चों जो बोली हुंदी है, आम बोलचाल दी बोली नूं ही कवि की करता है, कवि व्युतबंद करता है, व्युतबंद करता है। यानी कि वो शब्दां नूं जोड़ता है, जड़ता है। इस तरह जड़ता है कि ये किते ना किते ये भाषा है एक कावक बन जाती है। उस विच सुर लै ताल तां पैदा हुंदी है। इस तो अलावा जो काविक भाषा की सब तो वड्डी विशेषता हुंदी है वो हुंदी है प्यारे बच्चों इस विच अलौकिक सुंदरता दी। अलौकिक सुंदरता असी की कह सकते हैं, काव्य भाषा विच अलौकिक सुंदरता हुंदी है। काव्य जो भाषा है, कविता की भाषा है, वो कोमल हुंदी है, उस विच कोमलता हुंदी है, असी ये कह सकते हैं। ठीक है, सहज भरपूर हुंदी है, अर्थ शक्ति हुंदी है, उस विच अर्थ शक्ति हुंदी है। ये इसदियां प्रमुख विशेषतावां हन। यानी कि जो कविता है, कविता विच जो पहला तत्त असीं पढ़ रहे हैं प्यारे बच्चों काव्य भाषा, तां कवि की करता है आम बोलचाल की ही भाषा नूं कावक भाषा बना दिंदा है, क्योंकि वो शब्दां नूं ही इस तरीके नाल जड़दा है कि वो सानूं सुनन विच, पढ़न विच, गाउण विच सुआदली लगदी है, उसनूं गाया जा सकता है। ते हाँ, काव्य भाषा की एक होर विशेषता है, काव्य भाषा विच व्याकरण दे नियमां तो परे रहा जाता है, पासे की गल करती है। देखो किवें व्याकरण के नियमां तो ये प्रहान करती है, यानी कि व्याकरण के नियमां नूं ये नहीं मनती है। काव्य भाषा विच व्याकरण तरीके नाल नियम चलन ये कोई जरूरी नहीं है। हाँ, उस विच शब्दां नूं ही कुछ विशेष तरीके नाल जड़िया जाता है। हुण देखो अगली गल असीं ये कह सकते हैं प्यारे बच्चों कि जो काव्य भाषा है
ध्यान रखने योग की गल है, कवि इस विच जो भावां दे अनुकूल भावां या असी कह सकते हैं जो कवि ने इस विच कविता विच कोई ख्याल है उसका जो या जो वो भाव प्रगट करना चाहता है, भावां ते ख्यालां दे अनुकूल भावां ते ख्यालां दे अनुकूल ही शब्द जड़े जाने चाहिए हैं, ये जरूरी है। जिवें मान लो कि कविता विच जे प्यार दे विषय प्रगटाने हैं तो असी कह सकते हैं कि इस विच जो शब्द होणगे जो धुनियां होणगियां वो की होणगियां वो सहज भरपूर असी कह सकते हैं, कोमल धुनियां की वरतों उस विच कीती जा सकती है, सहज भरपूर कोमल धुनियां की वरतों हुंदी है। हुण देखो जे विशा कविता का विशा की है, कविता विच जे मान लो सुरम गति है ना दिखानी है, या असी कह सकते हाँ जिवें वार नाल संबंधित जंगनामे नाल संबंधित जे कोई वीर रसी रचना है यानी कि वीरता दे भाव हन, कविता विच जो ख्याल पैदा किया गया प्रगट किया जाना है वो भाव या वो ख्याल वीरता नाल संबंधित हैं, तो शब्द भी किंजे होने चाहिए हैं, शब्दों की चोण किंजी होनी चाहिए है। सो शब्द तेजस्वी होने चाहिए है, ओजस्वी होने चाहिए है, शब्द अजिहे जिस नाल उत्साह पैदा होवे। सो कविता का जो सब तो लाजमी ते जरूरी अंग है वो का भाषा है, का भाषा विच इन्हां गल्लां दा ख्याल कवि रखता है, ये असी कहने आ, यानी कि भावां ते ख्यालां दे अनुकूल ही शब्दां दी चोण होनी चाहिए है। जेकर प्यार का विषय है, करुणा का विषय है या होर भी कई प्रकार के जो विषय उस दे अकॉर्डिंग ही असी कह सकते हाँ कि शब्दां की चोण होनी चाहिए है। जे वीरसी कोई रचना है कोई कविता है तो उस विच जो शब्द हैं वो भी किंजे होने चाहिए हैं, ओजस्वी तेजस्वी उत्साह भरपूर होने चाहिए हैं। हुण प्यारे बच्चों असी वेखदे हाँ अगला तत्त, प्यारे बच्चों ध्यान रखो मैं ये जो तुहानूं तत्त करवा रहा हाँ थोड़ी जो पाठ पुस्तक है उसे दे अकॉर्डिंग उसे क्रम विच ही समझाण दा मैं ये यतन कर रहा हाँ। सो तुसी उसे क्रम विच ही इसनूं वेखना है। थोड़ी पाठ पुस्तक विच सब तो पहला काव्य तत्त है, उस तो बाद असी गल करते हाँ नंबर 2 ते प्रतीक दी। देखो कविता दा एक होर लाजमी महत्वपूर्ण असी कह सकते हाँ जो तत्त है वो है प्रतीक, प्रतीक या चिन्ह एक ही हुंदे हैं। देखो प्रतीक या चिन्ह असल विच असी कह सकते हाँ ये अणकहे असी कह सकते हैं अणवेखे अणदिसदे दी प्रतिनिधिता करते हैं। प्रतीक ते चिन्ह की करते हैं ये हुंदे तां प्यारे बच्चों की है शब्द ही है, क्योंकि कवि कोल है कि कवि कोल अपनी कलम राही वो शब्दां नाल ही खेडना, उन्हें धुनियां नाल ही खेडना है। सो धुनियां ते शब्दां राही वो अजिहे प्रतीक वरतदा है जो अणकहे अणवेखे अणदिसदे विषय दी प्रतिनिधिता करते हैं, प्रतिनिधिता करते हैं। किस तरह प्यारे बच्चों इसनूं असी एक दो उदाहरण राही समझण दा प्रयास करने की होया प्रतीक। प्रतीक नूं इस तरह समझ सकते हो जिवें प्यारे बच्चों जेकर तुसी किसी कुड़ी नूं किसी लड़की नूं वेखो जिस दे हत्थां विच चूड़ा पाया होवे, जिस दे हत्थां विच चूड़ा पाया होवे तां तुसी की समझदे हो? तुसी समझने हो कि यह नवविआहता लड़की है, इसदा हुणे ही विआह होया है, असी ये कहने हैं। हुण प्यारे बच्चों इत्थे समझण वाली की गल है कि असी उस लड़की नाल उस गुड्डी नाल गल करी है? नहीं, असी उस नाल गल भी नहीं करी कि असी उसका विआह वेखण गए सी, असी उसका विआह भी नहीं वेखण गए। सो सानू किवें पता लग्या? सानू किस नाल पता चलिया? सिर्फ इस चूड़े नाल कि चूड़ा की है, इत्थे चूड़ा प्रतीक है। चूड़ा की है? यह सभ्याचार प्रतीक है जो सानू इशारा दवाउंदा है किस ओर कि हाँ ये बच्ची है जो या जो लड़की है जिस दे हत्थे चूड़ा पाया वो नवविआहता है, थोड़ा समय ही होया उसदे विआह नूं। ऐसे तरह जे आप मान लो शेरे की गल करिए, हुण जेकर असी किसी के घरे कोई बरात टुकदी तुसी वेखी होनी सो असी सानू की पुछण की लोड़ पैंदी है भी इन्हां बरात विचों लाड़ा कौन है? असी किवें समझ जाने आ? सिर्फ सहरे नाल, सहरा उत्थे प्रतीक है। सो प्रतीक ते चिन्ह कवि अपनी कविता विच अजिहे शब्दां दी ही वरतों करता है
ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਗਾਗਰ ਵਿੱਚ ਸਾਗਰ, ਦੇਖੋ ਕਵੀ ਬੇਟਾ ਜਿੰਨਾ ਕਵੀ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋਊਗਾ ਉਨੇ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੱਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂਗਾ। ਉਹ ਬਿੰਬ ਬਿੰਬਾਵਲੀ, ਉਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਰੂ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਜਮਾਤ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੇਖੇ। ਬਾਬਾ ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਜੋ ਜਿੰਦ ਲਈ, ਜਿੰਦ ਵਹੁਟੀ ਮਰਨ ਵਰ ਲੈ ਜਾਸੀ ਪਰਨਾਏ, ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਤਾਏ, ਅਸੀਂ ਰਚਨਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਵਹੁਟੀ ਦਾ। ਤੇ ਮੌਤ ਕੀ ਹੈ, ਮੌਤ ਕਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਲਾੜੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਰਾਹੀਂ ਸਮਝਨੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜੋ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਉਦਾਹਰਣ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹੈ, ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭੌਂ ਦਾ ਅਰਥ ਹੋਇਆ ਧਰਤੀ, ਭੌਂ ਟੁੱਟੀ। ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਡੋਕਾਂ ਦਾ, ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵੰਡੀ, ਆਖੇ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ। ਖਲਕਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਕਾਵਬੰਦ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਵਬੰਦ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਵਬੰਦ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੂਪ ਨਾਲ 2-3 ਸ਼ਬਦ ਲੈਣੇ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਲਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਮਹਿਲਾਂ, ਮਹਿਲ, ਕੋਠੀਆਂ, ਅਟਾਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਮਹਿਲ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋਕਾਂ। ਕੀ ਲਿਖਿਆ, ਜੋਕਾਂ, ਜੋਖ, ਖੂਨ ਚੂਸਣ ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਡੋਕਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਵੀ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ। ਕਵੀ ਇੱਥੇ ਜਮਾਤੀ ਜੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ ਇਹ ਸ਼ਬਦ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਵੀ, ਅਸੀਂ ਮੁੱਖ ਚਰਚਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਦੋ ਟੋਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਧਰਤੀ ਵੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਇਸ ਧਰਤੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੀਰ ਹਨ, ਜੋ ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਚੰਗਾ ਜੀਵਨ ਜਿੰਦੇ ਹਨ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਮਹਿਲ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਕਵੀ ਨੇ ਅਮੀਰ ਅਟਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ। ਕੀ ਵਰਤਿਆ, ਮਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਿਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਖੇਪ ਕਰਤਾ 3-4 ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਡੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਹੈ। ਡੋਕਾ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਝੁੱਗੀ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਡੋਕਾ। ਸੋ ਡੋਕਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰਤੀਕ। ਕਿ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਮਸਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਦੋ ਧੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਵੰਡੀ, ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਖਲਕਤ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡੀ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਜੋਕਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਲੋਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਇੱਥੇ ਜੋਕ ਇੱਥੇ ਅਮੀਰ ਉਹ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਲੋਕ ਜੋ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਖੂਨ ਚੂਸਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ ਸ਼ਬਦ, ਜੋਕਾਂ, ਡੋਕਾਂ, ਮਹਿਲਾਂ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹਨ। ਇਹ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹਨ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੋਏ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕ ਤੇ ਚਿੰਨ੍ਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੱਤ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦਾਂ, ਸੰਖੇਪ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕ ਅਣਕਹੇ ਅਣਵੇਖੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਨਾਲ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਰੂੜ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਅਸੀਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰੀਆਂ ਹਨ। ਤੱਤ ਦੋ ਹੋ ਗਏ, ਕਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕ। ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਕ ਦੇ ਜਰੀਏ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਹਿਤ ਰੂਪ ਹਨ, ਇਹ 6 ਅੰਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਖੈਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। 6 ਅੰਕ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਅਰਥ ਅਤੇ ਤੱਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਲੇਖ ਲਿਖੋ, ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਅਗਰ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ 6 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੀਜਾ ਅਸੀਂ ਤੱਤ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਬਿੰਬ ਤੇ ਬਿੰਬਾਵਲੀ। ਕਿਹੜਾ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਬਿੰਬ ਜਾਂ ਬਿੰਬਾਵਲੀ। ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ? ਦੇਖੋ, ਬਿੰਬ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਵੀ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਉਸਾਰੂ ਤੱਤ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਬਿੰਬ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਇਹ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ। ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਚਿੱਤਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ ਬਿੰਬ ਤੇ ਬਿੰਬਾਵਲੀ ਨੂੰ। ਕਵੀ ਜੋ ਰਚਨਾ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਵੀ ਆਪਣੀ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਵਰਣਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪਾਠਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਤਸਵੀਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰੂਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਉਸ ਕੋਲ ਫਿਰ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚੇ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਉਹ ਧੁਨੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਉਹ ਬੋਲਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਿੰਬ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਹਨ, ਜੋ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਫੀਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਉੱਭਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਹਨ, ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਵਿੱਚ ਬਿੰਬਾਂ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕੀ ਹੋਏ ਬਿੰਬ? ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ, ਧੋਬੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਿਆਂ ਵੀਰਾ ਵੀਰਾ ਹੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰ। फिर कहते हैं कि पिछले पास्यों आ रहा, पिछले पास्यों आ रहा मूंह अड्डी संसार। हुण प्यारे बच्चों, इस विच असी प्रमुख रूप नाल दो शब्द वेखदे हां, एक धोबी, एक संसार। ये इत्थे बिंब हन। ये असी की कह सकते हैं? बिंब, यानी कि तस्वीर साडे सामने एक पेश कर रहे हैं। क्या देखो, धोबी कपड़े धोंदियां वीरा हो हुशियार, क्यों? पिछले पासे आ रहा मूंह अड्डी संसार। हुण मूंह अड्डी संसार लई जिहड़ा बिंब है वो की है? वो संसार। इत्थे संसार साडे सामने किस रूप विच आ रहा है? सानू इंज लग रहा मगर मच्छ दा ये बिंब है। ये साडे सामने मगर मच्छ दी तस्वीर पेश कर रहा है। किहड़ा? संसार। धोबी भी इत्थे की है? इत्थे बिंब है। ये हालांकि ये जो सारा दा सारा असी ये जो दो पंक्तियां लईयां हन, ये अध्यात्मिक पक्ष नाल संबंधित हन। इस दे भी अर्थ इत्थे विशाल हन, अध्यात्म नाल हन। यानी कि भाई वीर सिंह इत्थे ये समझाउणा चाहुंदे हन, कई अर्थ निकल सकते हैं। जिवें संसार जो है मूंह अड्डी संसार, कौन? मगरमच्छ। मगरमच्छ आ रहा है, भाव ये इत्थे असीं मौत दा प्रतीक भी लै सकते हाँ कि मौत नेड़े आ रही है। सानू समय रहंदे ही चंगे कर्म, नेक कर्म, रब दा नाम जपना चाहिए है। अनेक आध्यात्मिक विचार इस नाल असी जोड़ सकते हैं। सो ये एक तरह के जो आया है कि धोबी कपड़े धोंदे आ वीरा होशियार, पिछले पासे आ रहा मूंह अड्डी संसार। मूंह अड्ड के संसार, संसार किवें मूंह अड्ड सकता है? नहीं। कि कौन अड्ड सकता है? मगरमच्छ। क्योंकि धोबी
ਅਤੇ ਮਗਰਮੱਛ ਧੋਬੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਕੱਪੜੇ ਧੋਂਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਸੰਸਾਰ ਇੱਥੇ ਮਗਰਮੱਛ ਦਾ ਬਿੰਬ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਸਵੀਰ आई है। ऐसे करके किसी प्यारे बच्चों आलोचक ने किया है कि हर कविता की है बोलती तस्वीर है। कमाल ही करती है परिभाषा दी उसने कि क्या है कि हर कविता है जो वो की है बोलती तस्वीर है। ते उसने अगे होर कहता ते हर तस्वीर अणबोलत कविता है, अणबोलत कविता है। सो ਅਸੀਂ कह सकते हाँ कि बिंब ते बिंबावली भी एक तरह का ਇਹ महत्वपूर्ण तत्त है, उसारू तत्त है। कविता की सिरजना ऐसे नाल हो सकती है। ये भी किते ना किते विशाल अर्थां दे धारनी हुंदे हन, रोचक बन जाती है कविता इस नाल। सो उस तो बाद प्यारे बच्चों असी होर अगे चर्चा कर रहे हाँ। जो चौथा जो कविता का तत्त है वो असी चर्चा करने हाँ हुण छंद की। किस दी करते हाँ? छंद की। प्यारे बच्चों छंद बारे तुसी हालांकि इस तो पहला असी पढ़ भी चुके हैं छंद की है। सो सारी असी इत्थे उही वेखना है। कविता विच छंद हन जो वो एक लाजमी, ये भी एक महत्वपूर्ण तत्त है। देखो पुरातन समय विच प्यारे बच्चों पुरातन काल विच, पुरातन समय विच या असी कह सकते हैं मध्यकाल विच, मध्यकाल ते पुरातन काल विच तां कोई भी काव्य रचना है, कोई भी काव्य रचना बिना छंदाबंदी तो लिखी ही नहीं जाती सी। बिना छंदाबंदी तो लिखी ही नहीं जाती सी, उसकी सिरजना ही नहीं हुंदी सी। असी पुरातन समय दीयां जिहड़ियां रचनावां पढ़दे हाँ। असी फिर नानक काल के दौरान असी चाहे बाणी का उदाहरण लईए, पवित्र बाणी है, दसम जो ग्रंथ है दशमेश पिता गुरु गोबिंद सिंह जी की जो बाणी है असी दसम ग्रंथ विच पढ़ते हाँ। चाहे जाप साहब है, अकाल उस्तत है आदि, वो भी किन्ने ही छंदा विच रचना की गई है। ऐसे तरह बाणी जो गुरु ग्रंथ साहब विचली बाणी मिलती है या होर पुरातन समय विच जो असी किस्से पढ़ते हैं किस्साकारां दे, है ना, वारे शाह है चाहे दमोदर है, सब ने छंदा दे रूप विच, चाहे बैत है चाहे कबित है, अनेकां जो छंदन, चाहे कोरडा है चाहे दवैया है चाहे अड़िल है, अनेकां छंदां विच पुरातन या मध्यकाल विच की हुंदी सी कविता की काव्य रचना की सिरजना की जाती सी। सो कविता जरूरी तत्त है किसदा? सॉरी छंद जरूरी तत्त है किसदा? कविता का। हुण प्यारे बच्चों इत्थे देखण वाली ये गल है कि अजकल हालांकि छंद मुक्त कविता का भी रिवाज पै गया है, छंद मुक्त कविता भी लिखी जान लग पई है। जिवें असीं नाम लैंदे हाँ प्रोफैसर पूर्ण सिंह दा। जो प्रोफैसर पूर्ण सिंह हैं वो प्यारे बच्चों खुली कविता लिखते हैं। वो ज़्यादातर हालांकि पंजाबी दे एक दो होर भी अजिहे कवि हैं जो खुली, पर उन्हां दीयां टावां कुछ एक रचनावां असीं कह सकते हैं कि खुलियां उन्हां दीयां कवितावां, लेकिन जो सिर्फ ते सिर्फ ही खुली कविता लिखते हैं वो पूर्ण सिंह हैं। प्रोफैसर पूर्ण सिंह नूं खुली कविता का असीं जनक ही मनते हैं। सो प्रोफैसर पूर्ण सिंह की कविता असीं पढ़ी भी है, थोड़े कक्षा 12वीं विच जमात 12वीं विच तुसीं पढ़ोगे भी, है ना। सो एक खुली कविता चाहे छंदा विच नहीं रची जाती, लेकिन इस विच भी प्यारे बच्चों कुछ नियम ध्यान रखने पैंदे हन। लय हुंदी है इस विच भी किते ना कुछ, किते सुर वजन तोल आदि का ख्याल रखा जाता है। हुण प्यारे बच्चों एक बार फिर मैं रिपीट करा कि छंद कविता का जरूरी तत्त है। छंद आखदे किनू हन ये भी इत्थे समझ लीए। छंद की है प्यारे बच्चों? कविता विच वर्णा या अखरां या असी आखदे हाँ कि मात्रावां दी जो खास गिणती मिणती हुंदी है उस नूं की आखदे हैं छंद। कविता विच वर्णा या अखरां दी खास वर्णा अखरां मात्रावां दी खास गिणती मिणती नाल जो वजन तोल तुकांत पैदा किया जाता है उस नूं की आखदे हैं छंद आखदे हैं। असल विच जो असी परिभाषा विच पढ़ के आए हैं कि कविता विच की हुंदा है, सुर हुंदा है, लय हुंदा है, सुर लय ताल हुंदी है, इसनूं गाया जा सकता है। वो गाया किस वजह नाल जाता है? वो कविता का यही जरूरी तत्त है प्यारे बच्चों, केड़ा? छंद।
छंदबद्ध कविता गाई भी जा सकती है, उस विच लय होगी, ताल होगा, सुर होगी, ये एक वखरे किस्म का वजन तोल कायम कर देता है। कौन छत, ये कविता के प्रभाव को तिखा करते हैं, कविता पढ़ने में सुहजात्मक लगती है। भावें अजकल कुछ कवितावां हैं वो खुलियां भी लिखियां जान लग पईयां, लेकिन उस विच भी खासकर विश्राम का असीं कह सकते हैं, विश्राम का वजन तोल का थोड़ा बहुत ये भी ध्यान रखा जाता है। असल में ये खुली कविता को सैलानी छंद का नाम असीं दे दें, ये भी सैलानी छंद है। बाकी प्रमुख छंद असीं पढ़ के आए हैं, चाहे बैत है चाहे दवई है, जो किस्साकारां ने खूब वरत्या है। कवित है, कोरड़ा है ना, त्रिभंगी है, अड़िल है, दोहरा है, सोठा है, अनेका छंद हैं। सो प्यारे बच्चों, ये हुए शुरुआती 4 तत्तां दी असीं वर्णना कर 4 तत्तां ते असीं अज वर्णन करिया है। सो जो बाकी जो अलंकार रह गए हैं, रस रह गए हैं, भाव है, कल्पना है, कविता के जो होर प्रमुख तत्त रह गए हैं, वो असीं अगली वीडियो में चर्चा करांगे। इत्थों तक केरा प्यारे बच्चों तुसीं इस नूं समझो। सो धन्नवाद।